अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल डॉक्टर्स। आज का हमारा सेशन है ग्लू 9 पे और मैं आपको इसके साथ स्क्रीन शेयरिंग में साथ ले जाता हूँ। जी, तो आज ग्लू 9 पे हम बात करेंगे ग्लू 9 में वायलेंट इरेगुलरिटीज इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और इस प्रॉब्लम को कहते हैं नैरोजेनिक शॉक। नैरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जब भी ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर होगी, उसके अंदर डिस्ट्रप्शंस आएंगी, कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम किस वजह से हो सकता है? ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकता है। अब बेसिकली इंजरी चाहे फिजिकल इंजरी हो चाहे वो इमोशनल इंजरी हो। फिजिकल में जैसे किसी को कट लग गया, कोई चोट लग गई। इमोशनल में ये हो सकता है कि किसी के साथ ज्यादती हुई हो, किसी ने उसको गाली दी हुई हो, किसी ने उसके इमोशंस हर्ट किए हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो अब ये जो ट्रॉमा, जिसको सदमा कहा जाता है, इंजरी कहते हैं जख्म को, तो चाहे वो सदमा किसी भी लेवल पे हो, फिजिकल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो, इसी तरह इंजरी भी। तो ये क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेशन को इरेगुलर कर देते हैं, उसकी सर्कुलेशन को, उसके फ्लो को डैमेज करते हैं, डिसऑर्डर कर देते हैं। एलोपैथिक टर्म इसको कहते हैं नैरोजेनिक शॉक। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे ही उसकी बेटे की डेथ हुई तो उसने बहुत बड़ा इसका सदमा ले लिया, उसके वालिदैन की डेथ हुई तो उसने बहुत बड़ा सदमा ले लिया, उसका कारोबार का नुकसान हुआ, किसी ने उसको गाली दे दी, उसको बुरा भला कह दिया तो उसका उसने बहुत सदमा लिया, जॉब चली गई। अब ये वो चीजें हैं जो पेशेंट्स के अंदर ट्रॉमा या इंजरी को लेके आते हैं, और ये उसकी सर्कुलेशन को डैमेज करते हैं जब इसको हम मेटाफिजिकल लेवल पे लेते हैं। तो नैरोजेनिक शॉक में क्या होता है? ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। इसको अगर प्रॉपर तौर पे इसका इलाज ना किया जाए तो ज़ाहिर उसकी डेथ हो सकती है या उसके टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। तो ग्लू 9 में हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इसकी सर्कुलेशन डैमेज होती है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती है। ग्लू 9 में दो मेन चीजें कॉमन है, फियर एंड कंफ्यूजन। ये दोनों स्टेट, ज़ाहिर फियर है तो वो भी कोई नहीं, पास्ट में या प्रेजेंट में कोई ऐसी चीज वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है जिसकी वजह से उसके अंदर फियर डेवलप हो जाता है, और फियर उसके अंदर कंफ्यूजन को लेके आता है। ग्लू 9 में अगर हम देखें कि इसके पास्ट में ऐसा क्या था, कहाँ से इसके प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी, एक्सीडेंट, मेंटल सिम्टम फ्रॉम, चाहे ये एक्सीडेंट वाकई फिजिकल एक्सीडेंट हो, उस वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम हो। ज़ाहिर है जब कहीं भी फिजिकल इंजरी होती है तो वो लाजमी बात है कि आपके इमोशनल को भी हिट करती है। फियर किसी खौफ की वजह से, ओफेंडेड बीइंग किसी ने इसको नाराज किया हो, किसी ने इसको ठेस पहुंचाई हो, पोजीशन लॉस हो, कहीं पे वो किसी जॉब पे है, किसी स्टेटस पे है, किसी रेपुटेशन पे है, किसी मकाम पे है, और वो उसकी मकाम, उसकी पोजीशन चली जाए तो उसका सदमा भी उसको प्रॉब्लम ले आता है, इसे डिजीज में ले जाता है। ग्लू 9 में डिल्यूजन स्टेट में इसकी एक रूब्रिक आती है, स्ट्रेंज एवरीथिंग सीम्स स्ट्रेंज स्टैंडिंग एग्रीवेशन। एग्रीवेशन मीन कि जब चीजें आपकी वर्स हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, आपके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कहते हैं जब आप कामयाबी हासिल करते हैं, आप शोहरत हासिल करते हैं, अपना मकान बनाते हैं। स्ट्रेंज बड़ा अजीब सा लगता है। स्ट्रेंज मीन कि जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, एवरीथिंग सीम्स, हर चीज। ग्लू 9 में बड़ा ये अजीब सा है कि जब ये कामयाबी हासिल कर लेता है या कोई शोहरत हासिल कर लेता है तो वहां पे इसकी सिम्टम्स बढ़ जाती है, इसके अंदर इसको चीजों की समझ नहीं आ रही होती। अब ये है ना बड़ी मजे की बात कि एक पर्सन कामयाब होता है,
मेहनत आज करता है, एक मकाम हासिल करता है, तो उसको तो मजीद आगे जाना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन गुल-9 में क्या होता है, उसको हर चीज़ बड़ी स्ट्रेंज सी नज़र आ रही होती है, बड़ी अजीब सी नज़र आ रही होती है। उसकी जो सिम्पटम्स होती हैं वर्स हो जाती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होती है? चूँकि इसके पास्ट में इसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो चुके होते हैं, जिनको वो डिवेल करता है। डिवेल पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंसेस ऑन। ये उन्हीं चीज़ों को याद करता रहता है। जैसे इसके साथ इंजरी हुई, इसकी पोज़ीशन चली गई, या इसकी शोहरत को किसी ने हिट किया। डिवेल ऑफेंसेस कम बैक टू हिम लॉन्ग फॉरगेटन। ये उन चीज़ों को भूल चुका होता है, लेकिन वही चीज़ें दोबारा इसके ज़हन में वापस आ जाती हैं। डिवेल्स रिकॉल्स ओल्ड ग्रीवेंसेस। उन तकलीफ़ों की वजह से, उन इंजरीज़ की वजह से, उस सदमे की वजह से जो इसको शॉक पहुँचता है, ये गम में चला जाता है, ये उन्हीं चीज़ों को याद करता रहता है। इसलिए अब जब उसने कामयाबी हासिल की, एक मुकाम हासिल किया, तो उसे सब चीज़ें बड़ी अजीब-सी लग रही होती हैं। उसकी सिम्पटम्स वर्स हो रही होती हैं। बिकॉज़ इसके अंदर फ़ियर ऑफ एपोप्लेक्सी होता है। फ़ियर ऑफ एपोप्लेक्सी एपोप्लेक्सी कहते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस रिजल्टिंग विद व्हेन द रप्चर और कंक्लूजन ऑफ द occlusion of the blood vessels lead to oxygen lack in the brain. अचानक दिमाग की रग का फट जाना, फालिज का हमला। ऑफ वॉकिंग ऑन। वॉक का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा स्टैंडिंग एग्रीवेशन। स्टैंडिंग मीन कि जब आप एक करेक्ट पोजिशंस में होते हैं, आप एक अपनी पोजीशन हासिल कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। वॉक का मतलब ये होता है कि उस पोजीशन से आगे की तरफ जाना। अब इसको डर लग रहा होता है कि कहीं मेरी दिमाग की रग फट ना जाए, मुझे फालिज का हमला ना हो जाए। क्योंकि फालिज के हमले में क्या होता है, आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, आप बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे जो चीज़ इसको फर्दर रोकती है और उसके ज़हन में जो इसको फर्दर पिंच कर रही होती है, वो है फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ ऑफ। एपोप्लेक्सी के बाद नेक्स्ट इसमें आता है फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। इससे मेरी मौत हो जाएगी, मौत यकीनी है, आने वाली है। इम्पेंडिंग मीन कि वो आने वाली है। फियर हैपन समथिंग विद अनप्लेजेंट समथिंग। कुछ ऐसा हो जाएगा जो बड़ा नाखुशगवार होगा। फियर पॉइजन हैज बिन। मुझे जहर दिया जा चुका है और उसका खौफ होता है कि कहीं मुझे जहर दिया ना जाए। इसके बाद कहता है फियर मिस फॉर्चून। कहीं फिर ना मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, बैड लक हो जाए जिस तरह पहले हुई थी। पहले मेरी पोजीशन चला गई थी, मेरा मकाम चला गया था, कहीं फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। फियर मिसफॉर्चून। अब ये फियर इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस करता है, कंफ्यूजन। और इस कंफ्यूजन ऑफ माइंड में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके अंदर दो बड़ी प्रोमिनेंट चीज है, फियर और कंफ्यूजन ऑफ माइंड। फियर में इसमें फियर ऑफ एपोप्लेक्सी ऑफ वॉकिंग ऑन, और इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं कंफ्यूजन ऑफ माइंड पे। फियर इसके अंदर कंफ्यूजन को जनरेट कर देता है, और वो कंफ्यूजन ऑफ माइंड क्या है, लूजेस इज वे इन द वेल नोन स्ट्रीट। नॉर्मल हम कहते हैं कि अच्छी भली वो गलियां, अपने घर, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होता है, ये कौन सी गली है, ये कौन सी जगह है, इसमें कंफ्यूज होता है। अब एक्चुअली इसके माइंड में फियर मौजूद होता है जो कि इसको कंफ्यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, आगे आता है कंफ्यूजन ऑफ माइंड। नो, नॉट वेयर ही इज। वो इस चीज में कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशंस क्या है। इस वजह से वो कहता है यहाँ पे डिल्यूजन, माइंड स्ट्रेंज, एवरीथिंग सीम स्ट्रेंज, एग्रीवेशन। और इसके साथ फिर इसके डिल्यूजन्स भी आता है, डिल्यूजन, स्ट्रेंज, एवरीथिंग सीम स्ट्रेंज, स्टैंडिंग एग्रीवेशन। ये उसकी एक फीलिंग होती है कि मैं कामयाब हो चुका हूँ लेकिन मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। रीजन उसके पीछे फियर और कंफ्यूजन होता है। इसके बाद ये चला जाता है मेगैलोमेनिया। मेगैलोमेनिया कहते हैं delusion about one's power or importance that typically as a symptom of manic or paranoid disorder.
जी इस स्टेज में चला जाता है, इसको कहते हैं मेगैलोमेनिया। मेगैलोमेनिया में डिल्यूजन दैट वंस पावर और इम्पोर्टेंस, अपनी पावर्स, अपनी इम्पोर्टेंस, बहुत कुछ है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, आइडेंटिटी एरर ऑफ पर्सनल डेवन थिंक इज, कहता है मैं डेवन हूँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसकी वजह से एक तरफ वो कहता है कि डिल्यूजन ग्रेट पर्सन इज, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, आइडियाज अबंडेंट, मेरे पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, पॉम्पस इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं बहुत अहम बंदा हूँ। पॉम्पस इंपॉर्टेंट में इसके साथ इसके वर्जन्स आते हैं, जैसे पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरे साथ, मेरे फलां फलां के साथ फलां भी जानता है। कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली आप डिस्टर्बेंस करते हैं तो फिर सारा फ्लो टूट जाता है। ये सॉरी, तो इसमें हम मेगैलोमेनिया, क्योंकि इसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आइडेंटिटी एरर्स ऑफ पर्सन डेवन थिंक इज, वो अपने आप को डेवन समझता है, गॉड समझता है। डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज, बहुत बड़ा आदमी है, आइडियाज अबंडेंट, उसके पास बहुत ज्यादा आइडियाज हैं, पॉम्पस इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बंदा है, जिसमें ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मेरे फलां फलां जानने वाले हैं, मेरे फलां एमएनए से मेरे ताल्लुकात हैं, फलां डॉक्टर से हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं मैं, वो सब मेरे जानने वाले हैं, वो अपनी अहमियत बता रहा होता है, तो पॉम्पस इंपॉर्टेंट। अब ये इसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, इस स्टेट को कहते हैं मेगैलोमेनिया। अब मेगैलोमेनिया के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब ये इसकी स्टेज आती है, फिर इसके हम इसके रिएक्शंस में चलते हैं। ये कहते हैं डिल्यूजन्स बटरफ्लाईज ऑफ, तितलियां, तितलियां क्या करती हैं, कभी एक फूल के ऊपर बैठती हैं, कभी दूसरे फूल के ऊपर जाके बैठती हैं, फ्लो कर रही होती हैं, एक जगह पे वो कांस्टेंट नहीं होती। बटरफ्लाईज मीन की उड़ के कभी इधर कभी उधर जा रहे होते हैं। अब ये कहता है कि एस्केप अटेम्प्ट टू जंप अप सडनली फ्रॉम बेड, कहता है मैं इस चीज से बाहर निकलूं, एस्केप अटेम्प्ट टू विंडोज फ्रॉम, विंडो कहते हैं शॉर्टकट को कहते हैं, कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल आऊं, क्योंकि उसके पीछे कंफ्यूजन ऑफ माइंड होती है, वो कंफ्यूज होता है, और इस कंफ्यूजन में फॉरगेटफुल, हाउस वास ऑन विच साइड ऑफ द स्ट्रीट इज, भूल जाता है कि मेरा घर किस साइड पे है। क्योंकि ग्लूनाइन में एक बड़ी कॉमन सी चीज है, अगर इसके हम बैक पे क्लासिकल में देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सनस्ट्रोक एग्रेवेशन होती है, सनस्ट्रोक एग्रेवेशन, इसकी एग्रेवेशन सनस्ट्रोक, इसको गर्मी की लू लग जाती है, और उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, फॉरगेटफुल, हेडेक ड्यूरिंग, उसके बाद जब इसको सर दर्द शुरू होता है, और गर्मी की लू लगने से मुराद यहाँ पे क्या है, जो इसको सदमा पहुंचा होता है, जो कि इसको इंजरी पहुंची होती है, जो कि इसकी पोजीशन चली गई होती है, अब इसको सर दर्द शुरू हो जाता है, और फिर ये चीजें भूलना शुरू हो जाता है। अब उस दौरान ये क्या करेगा, इंसैनिटी में चला जाएगा, पागलपन में चला जाएगा, और देन स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हेड हिज, अपने सर को मारेगा दीवारों के साथ, खुद अपने सर को मारेगा। फिर इंसैनिटी में suicidal disposition, throwing windows from headache, खुदकुशी की तरफ इसका रुझान हो जाएगा। और किस तरीके से, ये पेशेंट अक्सर ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर मेरा इतना सख्त सर दर्द होता है कि मेरा दिल करता है कि मैं खिड़की से बाहर छलांग लगा दूं, खुदकुशी कर लूं। तो suicidal disposition, throwing windows from headache in, thoughts persistent offending him of the person who had, थॉट्स सोचें persistent, वही सोचें से बार बार आ रही होती हैं, offended him, जिन लोगों ने इसको नाराज किया होता है, जिन लोगों ने इसको तकलीफ दी होती है, जिन्होंने इसको इंजर किया होता है, उन्हीं की सोचें बार बार इसको आती रहती हैं। और फिर ये क्या करता है, क्राइंग वीपिंग पेन फिर ड्यूरिंग द इंटरमिशन,
इसकी वजह से वो क्या करता है, चीखता है, रोता है, इंसैनिटी में चला जाता है, और फिर देन सुसाइडल डिस्पोजिशन, थ्रोइंग विंडोज फ्रॉम हेडेकिंग। और फिर लास्ट में क्या करेगा, सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट, हेड ऑन हैंड एंड एल्बो ऑन नीज विद। ये दोनों जेस्चर्स हैं, ये आप देखते जाइएगा, मैं इसके फिर आपको इसका आप पढ़ाई करा कर रखिए अपन ज्यादा। जी, ये दो इसके जेस्चर्स हैं। उसके बाद ये फिर जब इस स्टेट में, चूंकि मेगालोमेनिया इसके ज़हन में होता है कि मैं बहुत अहम चीज़ हूँ, बहुत कुछ हूँ, इसलिए वो अपने आप को डेविन भी कहता है। अब फिर देन क्या होता है, जेस्चर मेक हैंड इनवॉलंटरी मोशन ऑफ ग्रेस्पिंग हेड, अपने सर को ऐसे पकड़ के बैठ जाता है ऐसे करके, ग्रेस्पिंग हेड। और दूसरा होता है सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट, हेड ऑन द हैंड एंड एल्बो ऑन द नीज विद। देखिए अपने हाथ ऐसे, अपने हेड को ऐसे पकड़ेगा और उसकी कोनियां कहाँ पे होंगी, एल्बो पे। मैं इसको आपको स्क्रीन पे इसको ले जाता हूँ, आपको ये दोनों जेस्चर भी दिखाता हूँ। जी फिर एंड पे, सॉरी, जी ये देखिएगा, आपको नजर आ रहा है, जेस्चर भी ग्रेस्पिंग हिज हेड, ये अपने सर को इस तरह पकड़ लेता है। क्लियर ना हो सबको? और दूसरा इसका जेस्चर, ये देखिए पेशेंट ने सर दर्द की वजह से क्या हो रहा है, इसको सख्त सर दर्द हो रहा है, और इसने इसके बाद क्या किया, अपने सर को इस तरह पकड़ लिया। ये कहते हैं जेस्चर में ग्रेस्पिंग हिज हेड। ग्रेस्प कहते हैं किसी चीज को मजबूती से पकड़ लेना। और सेकंड इसका जेस्चर में वो भी आपको इसको लेके जाता हूं, जब ये जी, ये देखिएगा, ये सेकंड जेस्चर है, सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट, बैठा हुआ है, सिटिंग, हेड ऑन हिज हैंड एंड एल्बो ऑन द नी। क्लियर नाउ? यस सर। ओके, तो ये इसका आखिर में फिर जब इसको सर दर्द शदीद हो जाता है, इसको सर दर्द की, फिर ये क्या करता है, एक तो अपने सर को मजबूती से पकड़ लेगा, और दूसरा क्या करेगा, इस तरह बैठ जाएगा कि अपने हाथ, अपने सर को अपने हाथ पे रख लेगा, और दूसरा कोनी है वो कहाँ पे आएगी, इसकी घुटने पे आ जाएगी। ये इसकी पोजीशंस बन जाएगी। तो ये था ग्लू9 का जर्नी, जिसमें ये किस स्टेज से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ये पहुंचता है, आखिर में ये सुसाइडल डिस्पोजिशन पे चला जाता है। और उसके पीछे भी इसकी स्टेट होती है मेगालोमेनिया, जिसमें ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा होता है, और उसी मेगालोमेनिया के साथ ये इंसैनिटी पे चला जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का सेशन, जो कि ग्लू9 पे था, इसकी जर्नी पे। थैंक यू वेरी मच।